अक्सर तोपों की आवाज, तलवारों की खनक और बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन की कहानियों से भरे होते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया की दिशा बदलने के लिए हमेशा एक बहुत बड़े शोरगुल वाले और हिंसक मंच की ही जरूरत होती है। विशाल सेनाएं हों, राजमहलों के षड्यंत्र हों। हाँ, अमूमन इन्हीं चीजों को इतिहास का सबसे बड़ा ट्रिगर मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि दुनिया का पूरा भौगोलिक, सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक ढांचा है वो एक बिल्कुल शांत, अंधेरी और एकांत जगह से भी बदल सकता है। बिना किसी सेना या राज्याभिषेक के। एकदम। सिर्फ एक अकेला इंसान, एक एकांत गुफा और एक ऐसा विचार जिसने पूरे विश्व का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सचमुच ना मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब अक्सर बड़े बदलाव सत्ता के केंद्रों से नहीं आते, हाँ। वो हाशिए पर मौजूद शांत जगहों से आते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ना केवल उस समय के समाज को झकझोड़ा, बल्कि आने वाली सदियों के लिए वैश्विक राजनीति और संस्कृति की नई जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। और आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी ऐतिहासिक यात्रा की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमारे पास ना डॉक्टर आशुतोष द्वारा तैयार किए गए कुछ बेहद विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, जो इस्लाम के पीडीएफ नोट्स हैं। हाँ, वही। वो इस्लाम धर्म के इतिहास और उसके क्रमिक विकास को बहुत बारीकी से समझाते हैं। और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ तारीखें या ऐतिहासिक नाम रटना नहीं है। वो तो कोई भी कर सकता है। सही बात है। हम उस तंत्र को समझना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटनाएं एक वैश्विक धर्म की उत्पत्ति का कारण बनी और किन मोड़ों ने इसकी दिशा तय की। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। इस स्रोत के अनुसार कहानी की शुरुआत होती है 570 ईस्वी में, सऊदी अरब के मक्का शहर से। हाँ, जहां हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। आगे चलकर उनका विवाह खदीजा से होता है और उनकी एक पुत्री हैं फातिमा, जिनका विवाह अली से होता है। ये सारे पारिवारिक रिश्ते आगे जाकर बहुत अहम होने वाले हैं। एकदम। लेकिन सतह पर देखने से ना ये एक बहुत ही सामान्य पारिवारिक जीवन का ताना बाना लगता है। मतलब एक व्यापारिक शहर है, एक आम नागरिक और उनका परिवार। हाँ, एक साधारण सी जिंदगी। लेकिन 610 ईस्वी में कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी की दिशा पलट देता है। मक्का के पास स्थित हीरा नामक गुफा की घटना, जो इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे एक सवाल उठता है। देखिए, जब भी किसी इंसान को जीवन में कोई बहुत स्पष्ट विचार या आज की भाषा में कहें तो आहा मोमेंट मिलता है, हाँ, वो क्लैरिटी वाला पल। हाँ, तो वो अक्सर एकांत में ही आता है, दुनिया के शोर से दूर। लेकिन हीरा गुफा का ये एकांत किसी साधारण वैचारिक स्पष्टता से कहीं आगे की चीज थी। बिल्कुल आगे की चीज थी। तो इतने व्यापक और वैश्विक संदेश की शुरुआत के लिए उस समय मक्का के समाज से कटकर एक बिल्कुल शांत जगह पे जाना क्यों जरूरी था? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें उस समय के मक्का की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखना होगा। मतलब 6ठी शताब्दी का मक्का कोई साधारण शहर नहीं था। वो तो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, है ना? बिल्कुल, और धार्मिक केंद्र भी। वहां काबा था, जिसमें उस समय सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थीं, और अरब के अलग अलग कबीले वहां तीर्थ यात्रा के लिए आते थे। अच्छा, तो मतलब एक तरह से टूरिज्म और इकोनॉमी वहां से जुड़ी हुई थी। एकदम सही। इस तीर्थ यात्रा से मक्का के प्रभावशाली लोगों की पूरी अर्थव्यवस्था चलती थी। समाज पूरी तरह से कबीलाई व्यवस्था और बहुदेववाद पर टिका हुआ था। तो 610 ईस्वी में हीरा गुफा में जो हुआ, जहां देवदूत जिब्रेल या जिन्हें गैब्रियल भी कहते हैं, उनके माध्यम से अरबी भाषा में पवित्र कुरान का संदेश संप्रेषित हुआ, वो सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं था। तो वो और क्या था? वो मक्का की स्थापित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बहुत सीधा वैचारिक खतरा था। बाप रे। हाँ, क्योंकि संदेश एक ईश्वरवाद का था, मतलब सिर्फ एक ही ईश्वर की इबादत। अब आप सोचिए, एक नए सत्य को जो समाज की जड़ों पर प्रहार कर रहा हो, उसे ग्रहण करने के लिए एक पूरी तरह से शांत और समाज के प्रभाव से मुक्त मानसिक अवस्था की जरूरत तो होगी ही। हाँ, वरना शोर में वो आवाज दब जाती। बिल्कुल। और यहाँ अरबी भाषा में इस संदेश के आने का महत्व भी बहुत बड़ा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये किसी विदेशी या एलियन भाषा में नहीं था, ये उस समाज की अपनी भाषा में था, जिससे ना एक सीधा संवाद और सीधा प्रभाव पैदा हुआ। समझ गया। यानी वो संदेश सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि वो मक्का के एलीट वर्ग के पूरे बिजनेस मॉडल
और उनके सत्ता के ढांचे को सीधी चुनौती दे रहा था। एकदम सही पकड़े आप। तो जाहिर है कि जब कोई विचार सीधे सत्ता पर चोट करता है तो प्रतिक्रिया बहुत आक्रामक होगी। और वही हुआ भी। हाँ, और यही हमें अगले बड़े ऐतिहासिक मोड़ की तरफ ले जाता है, 622 ईस्वी की हिजरत। मक्का से मदीना का सफर। डॉक्टर आशुतोष के नोट्स में इस पर काफी जोर दिया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब मक्का में विरोध और शत्रुता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पैगंबर साहब और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। हाँ, क्योंकि वहां रहना अब सुरक्षित नहीं था। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें ना तो ये किसी बहुत बड़े स्टार्टअप पिवट जैसा लगता है। मतलब एक जगह माहौल पूरी तरह खिलाफ हो जाए तो दूसरी जगह जाकर पूरी व्यवस्था नए सिरे से खड़ी करना। ये तुलना काफी दिलचस्प है ना? लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है हिजरी संवत, यानी नए इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत। मेरा मतलब है सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने की घटना इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि पूरा इतिहास उसके पहले और बाद के समय में बांट दिया जाए। देखिए, अगर हम हिजरत को सिर्फ एक भौगोलिक विस्थापन या माइग्रेशन मानेंगे तो ये इतिहास की बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। 622 ईस्वी में जब मदीना की ओर प्रस्थान हुआ तो वो वास्तव में एक नए राष्ट्र या जिसे उम्मा कहते हैं उस समुदाय का जन्म था। उम्मा मतलब पूरी कम्युनिटी। हाँ, मक्का में वे सिर्फ एक सताया हुआ धार्मिक समूह थे, लेकिन मदीना पहुंचकर वे एक राजनीतिक और सामाजिक सत्ता बन गए। ओहो, मतलब सिस्टम बदल गया पूरा। बिल्कुल। और देखिए, कैलेंडर हमेशा तब बदलते हैं जब किसी समाज की सामूहिक पहचान एक नए मुकाम पर पहुंचती है। पॉइंट है। हिजरत ने कबीलाई खून के रिश्तों को पीछे छोड़ दिया और एक नए वैचारिक भाईचारे की शुरुआत की। मदीना में बाकायदा एक नया संविधान लिखा गया, संधियां हुई, एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कायम हुई। एकदम सही। इसलिए इतिहास को इस बिंदु से बांटना यह दर्शाता है कि एक स्वतंत्र समुदाय के रूप में उनकी आधिकारिक शुरुआत उसी यात्रा से हुई थी। यह सिर्फ पलायन नहीं था, यह स्टेट बिल्डिंग या राज्य निर्माण का पहला कदम था। और ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा भी, लेकिन फिर 8 जून 632 ईसी को पैगंबर साहब का निधन हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा शून्य पैदा कर देता है। हाँ, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बहुत बड़े करिश्माई और सर्वमान्य नेतृत्व का अंत होता है तो आगे का रास्ता कभी आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। एक ऐसा वैक्यूम बन जाता है जिसे भरना असंभव लगने लगता है। 632 में भी यही सवाल खड़ा हुआ होगा कि उस शून्य को कौन भरेगा और किस अधिकार से भरेगा। ये बहुत ही अहम मोड़ है। देखिए, करिश्माई नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो तमाम अंतर्विरोधों और अलग अलग विचारों वाले कबीलों को अपने व्यक्तित्व के इर्द गिर्द बांध कर रखता है, एक धागे की तरह। हाँ, लेकिन जब वो नेतृत्व नहीं रहता तो सत्ता को लेकर जो व्याख्याएं सामने आती हैं वे समाज को हमेशा के लिए बांट सकती हैं। और यहीं से वो उत्तराधिकार का सवाल पैदा हुआ है ना, कि अब खलीफा कौन होगा। बिल्कुल, खलीफा यानी नया नेतृत्व। और यहीं से इस्लाम के इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन शुरू हुआ, सुन्नी और शिया का। स्रोत में इस विभाजन को काफी स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। हाँ, आशुतोष जी के नोट्स में यह बात क्लियर है। उसमें बताया गया है कि सुन्नी विचारधारा के लोग वो थे जिनका मानना था कि नेतृत्व उससे मिलना चाहिए जो पैगंबर साहब के तरीके या सुन्नत का पालन करें, और जिसे समुदाय की सहमति से चुना जाए। दूसरी तरफ शिया विचारधारा के लोगों का मानना था कि नेतृत्व पैगंबर साहब के ही परिवार में रहना चाहिए, विशेष रूप से उनके दामाद अली के पास, जो कि फातिमा के पति थे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही बुनियादी वैचारिक मतभेद है कि सत्ता योग्यता और सहमति पर आधारित हो या फिर ईश्वरीय चयन और रक्त संबंध पर। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अक्सर ये जो बोर्डरूम या मजलिसों के वैचारिक मतभेद होते हैं, ये सदियों तक चलने वाले खूनी संघर्ष में कैसे बदल जाते हैं। देखिए, मतभेद तब हिंसक हो जाते हैं जब वे सिर्फ राजनीति के नहीं बल्कि अस्तित्व और आस्था का सवाल बन जाते हैं। मतलब जब ईगो और आइडेंटिटी आ जाए बीच में। हाँ, शुरुआत में ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन समय के साथ जो सत्ता के लिए संघर्ष हुए उन्होंने इस विभाजन को गहरे घावों में बदल दिया। जैसे 661 ईस्वी में जो अली की हत्या हुई। बिल्कुल। और उसके बाद 680 ईस्वी में इराक के करबला में अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी गई। करबला की घटना? हाँ, और वो कोई साधारण राजनीतिक हत्या नहीं थी। उसने शिया पहचान को पूरी तरह से एक नया आकार दे दिया। कैसे? करबला की घटना ने शहादत, दर्द और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की जो एक भावना है उसे जन्म दिया,
जो बात केवल खलीफा चुनने से शुरू हुई थी, वो अब दो अलग-अलग ऐतिहासिक स्मृतियों में बदल चुकी थी। मतलब पहचान का संकट बन गया। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये विभाजन आज 1400 साल बाद भी पूरी दुनिया की भू राजनीति को इतनी गहराई से प्रभावित कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सत्ता के एक पल ने पीढ़ियों की मानसिकता को आकार दे दिया। सही कहा। लेकिन इन सब उथल-पुथल और राजनीतिक विभाजनों के बीच स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम का जिक्र है जो समानांतर चल रहा था। आप दस्तावेजीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, इस पूरी यात्रा को सहेजना, इसमें इब्न इश्शाक का जिक्र आता है, जिन्होंने पैगंबर साहब का पहला व्यवस्थित जीवन चरित्र या सीरत लिखा। और साथ ही ईद मिलादुन नबी जैसे त्योहारों का उदय हुआ जो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ये चीजें दिखाती हैं कि कोई भी विचार सिर्फ किताबों में जिंदा नहीं रहता, उसे समाज की रोजमर्रा की जिंदगी और यादों में गूंथना पड़ता है। बिल्कुल। दस्तावेजीकरण किसी भी विचारधारा के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। इब्न इश्शाक का काम इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अगर मौखिक परंपराओं को समय रहते लिखा नहीं जाता तो उनमें मिलावट आ जाती। हाँ, या वे लुप्त हो जाती। उन्होंने उन बिखरी हुई यादों को एक ढांचे में पिरोया। और त्योहारों का भी अपना रोल है। एकदम। अनुष्ठान और उत्सव सामूहिक स्मृति को ताज़ा रखने के सबसे मजबूत साधन होते हैं। जब समाज साल में एक बार किसी घटना को मनाता है तो वो उस इतिहास को अगली पीढ़ी तक अपने आप पहुंचा देता है, बिना किसी क्लासरूम के। हाँ, ये इतिहास को सिर्फ विद्वानों तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि आम आदमी की भावना से जोड़ देता है। आम आदमी की जिंदगी से जुड़ने की बात पर ना मुझे नोट्स का एक और बहुत दिलचस्प पहलू याद आ रहा है। कौन सा? किबला की अवधारणा, नमाज के दौरान मक्का की तरफ मुंह करना। अगर हम इसे भारत के नजरिए से देखें तो भारत से मक्का पश्चिम की दिशा में है, इसलिए यहाँ पश्चिम को किबला मानकर नमाज अदा की जाती है। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैसे? सिर्फ एक भौगोलिक सत्य के नक्शे पर एक शहर से दूसरा शहर किस तरफ है, वो दुनिया भर के करोड़ों लोगों की दैनिक दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा बन गया है। भूगोल किस तरह से आध्यात्म को डिक्टेट करता है, यह उसका बहुत सटीक उदाहरण है। सिर्फ भूगोल नहीं है, ये विविधता में एकता का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टूल भी है। वो कैसे? देखिए, इस्लाम बहुत तेजी से अलग अलग महाद्वीपों और संस्कृतियों में फैला। हाँ, वो तो है। जब कोई धर्म इतनी अलग अलग तरह की आबादी को समेटता है तो उन्हें एक धागे में बांधने के लिए एक केंद्र चाहिए होता है। किबला वो आध्यात्मिक कंपास है। समझ गया। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग कपड़े पहनने वाले लोग जब एक ही दिशा में मुंह करते हैं तो वो एक वैश्विक भाईचारे की भावना पैदा करता है, एक कलेक्टिव फीलिंग आती। बिल्कुल। और चूंकि आपने भारत का जिक्र किया है तो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि स्रोत स्पष्ट करता है कि भारत में इस्लाम का सर्वप्रथम आगमन अरबों के जरिए हुआ था। ओहो, आक्रमणों के जरिए नहीं? नहीं, शुरुआत में नहीं। अक्सर इतिहास की चर्चाओं में ऐसा लगता है कि धर्म केवल सेनाओं और तलवारों से फैले, लेकिन भारत के पश्चिमी तटों पर इस्लाम का शुरुआती संपर्क पूरी तरह से व्यापारिक और शांतिपूर्ण था। अच्छा, अरब व्यापारियों के जरिए? हाँ, वो मसालों के व्यापार के लिए केरल और अन्य तटीय इलाकों में आते थे और अपने साथ अपना धर्म और संस्कृति ले आए। ये एक बहुत ही सहज सांस्कृतिक आदान प्रदान था। एकदम। ये एक बहुत ही ताज़ा नजरिया है। मतलब ये उस धारणा को तोड़ता है कि ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ युद्धों से ही आते हैं। विचार तो व्यापारिक जहाज़ों के जरिए भी नए महाद्वीपों तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास के इस विशाल कैनवस को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो एक ऐसा पड़ाव आता है जहां एक युग का पूरी तरह से अंत हो जाता है। आप 1924 की बात कर रहे हैं? हाँ, हम उस खलीफा पद की बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद हुई थी। वो संस्था सदियों तक कायम रही, अलग अलग साम्राज्यों के रूप में ढलती रही। लेकिन डॉक्टर आशुतोष के पीडीएफ के अनुसार 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। एक ही झटके में? हाँ, 1300 साल पुरानी एक संस्था को आधुनिक युग में खत्म कर देना। ऐसा क्या हुआ था कि इतने गहरे ऐतिहासिक जड़ वाले पद को इस तरह उखाड़ फेंका गया? देखिए, 1924 में खलीफा पद का समाप्त होना ना 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटनाओं में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानी साम्राज्य यानी ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से बिखर चुका था। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की को एक आधुनिक पश्चिमी तर्ज पर बना हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे, एक सेक्युलर नेशन स्टेट। बिल्कुल। तो उनके सामने चुनौती ये थी कि मध्यकालीन
पैन इस्लामिक नेतृत्व करने वाली एक संस्था आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ मेल नहीं खा रही थी। ओहो, मतलब आइडियोलॉजिकल क्लैश था। हाँ, खलीफा पद की उपस्थिति नए तुर्की गणराज्य के लिए एक वैचारिक बोझ बन गई थी। इसलिए राष्ट्रवाद और आधुनिकता की वेदी पर उस 1300 साल पुरानी संस्था की बलि दे दी गई। बाप रे। ये इस बात का प्रतीक था कि दुनिया अब साम्राज्यों से निकलकर राष्ट्र राज्यों की नई व्यवस्था में आ चुकी है। जो संस्था 632 में समाज को एकजुट करने के लिए बनी थी, वो आधुनिक राष्ट्रवाद का दबाव नहीं झेल पाई। ये पूरी यात्रा अपने आप में अचंभित करने वाली है। मतलब अगर हम इस पूरे अध्ययन का सार निकालें तो हमने एक बहुत लंबी श्रृंखला देखी। हाँ, एक पूरी टाइमलाइन। 570 ईस्वी में एक सामान्य जन्म, फिर 610 में हीरा गुफा का वो गहरा एकांत, जिसने स्थापित व्यवस्था को हिला दिया। बिल्कुल। फिर 622 में मक्का से मदीना का वो पलायन, जो वास्तव में एक नए राष्ट्र की शुरुआत थी। फिर 632 में नेतृत्व का वो खालीपन, जिसने उत्तराधिकार के ऐसे सवाल खड़े किए जो आगे चलकर शिया सुन्नी विभाजन का कारण बने। और हमने ये भी देखा कि कैसे दस्तावेजीकरण ने यादों को बचाया। हाँ, और कैसे किबला ने भूगोल को आध्यात्म से जोड़ा, कैसे अरब व्यापारी इसे भारत लाए, और अंततः कैसे 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के एक फैसले ने एक मध्यकालीन संस्था का अंत कर दिया। इस पूरी टाइमलाइन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केवल अतीत का अध्ययन नहीं है। हाँ, आज भी रेलेवेंट है। बिल्कुल। आज की भू राजनीति, मध्य पूर्व के तनाव और यहाँ तक कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की मान्यताएं, इन सब की जड़ें सीधे तौर पर इन ऐतिहासिक मोड़ों से जुड़ी हैं। इतिहास एक निरंतर बहने वाली नदी है। 6ठी शताब्दी में उठी लहरों का प्रभाव आज 21वीं शताब्दी में भी महसूस किया जा सकता है। इतिहास सचमुच हमारे आज को आकार दे रहा है। और अब ना इस चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद बहुतों को सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। जरा इस विडंबना पर गौर करें। 632 ईस्वी में एक वैक्यूम को भरने के लिए जिस खलीफा पद का निर्माण किया गया, उसने सदियों तक दुनिया के बड़े हिस्से पर शासन किया। मंगोलों के हमले झेले। हाँ, क्रूसेड्स देखे और बड़े बड़े साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा। वो संस्था लगभग 1300 साल तक टिकी रही। लेकिन फिर 1924 में एक नए राजनीतिक विचार, आधुनिक राष्ट्रवाद के सामने वो बिना किसी बड़े युद्ध या खून खराबे के महज एक दस्तावेज पर हुए हस्ताक्षर से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? किसी भी व्यवस्था का 13 शताब्दियों तक समय के हर थपेड़े को सहना और फिर आधुनिकता की चौखट पर आकर अचानक इतिहास की किताबों में सिमट जाना, ये दुनिया की शक्ति संरचनाओं के बारे में क्या कहता है? क्या संस्थाएं समय से बड़ी होती हैं, या समय का पहिया अंततः हर उस व्यवस्था को कुचल देता है जो खुद को बदलाव के अनुकूल नहीं ढाल पाती? इस बात पर विचार जरूर करें कि इतिहास के पन्ने कितनी तेजी से और कितनी खामोशी से पलटते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सदियों पहले एक एकांत गुफा में पलटे गए थे। जरा कल्पना कीजिए, 12वीं सदी का समय है और कंबोडिया के एक बहुत ही घने, अनजान